प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको आवर्त सारणी बताऊंगा। आवर्त सारणी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको इसलिए भी जानना है कि केमिस्ट्री का सार इसमें रखा गया है। तो केमिस्ट्री को पूरा समझने के लिए हम आवर्त सारणी को ज़रूर समझेंगे और तभी हम समझ पाएंगे पूरा केमिस्ट्री का। जबकि हम आवर्त सारणी जानें तब हमें पढ़ाई आसान हो जाएगा। चलिए हम आवर्त सारणी पर आते हैं, इसकी थोड़ा सा इतिहास की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसमें हम आधुनिक आवर्त सारणी पर आते हैं। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका हम थोड़ा इतिहास जानें तो देखिए, ये इसको सबसे पहले हमारा जो शुरू कोशिश किया गया था आवर्त सारणी बनाने का वो थे लेवोजियर। पहला थे लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर थे ये लेवोजियर। तो इन्होंने करीब 1789 ईस्वी में कोशिश किया था केमिस्ट्री को बांटने का। तो ये इन्होंने कोशिश किया था केमिस्ट्री बांटने, किसमें बांटा था? ये 3 भाग में बांटा था, धातु, अधातु और गैस में बांट करके अलग अलग क्लासिफिकेशन, और गैस में बांट करके अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था और कोशिश किया था कि अलग अलग पढ़ा जाए ताकि आसानी से केमिस्ट्री का अध्ययन किया जा सके। हालांकि उस समय बहुत कम तत्व ज्ञात थे, इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास था। तो लेवोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन का जनक। ओके, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है आपको। लेवोजियर एक रसायन का जनक आया था, सबसे पहले शुरू किए थे। दूसरा आता है प्रॉट जो है, इन्होंने भी एक कोशिश किया था और इन्होंने कोशिश किया था कि जो हाइड्रोजन है वो सभी तत्वों में मौजूद है, इनका कहना था, क्योंकि सब हाइड्रोजन से बने रहेंगे और इसीलिए परमाणु संख्या सबका, परमाणु भार सबका बढ़ते जाएगा। जैसे एक हाइड्रोजन अगर एक है तो कोई अगर 12 है तो इसमें 12 हाइड्रोजन होंगे, कोई 15 है 15, इसलिए केवल उसका कहना था कि सभी चीज़ हाइड्रोजन से ही बने हैं। लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं था, ये तो पूरी तरह से निराधार बात थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक कोशिश किया था प्रॉट का। लेकिन जो सबसे थोड़ा सक्सेसफुल बात आई थी, ये सबसे महत्वपूर्ण था और इन्होंने था डोबेनियर, है ना। तो डोबेनियर साहब ने तो डोबेनियर ने क्या किया था, इन्होंने जो है एक रूल दिया था, इसका नाम है त्रिक नियम, ट्रायड रूल, त्रिक नियम या ट्रायड रूल, ये याद रखिएगा, ट्रायड रूल। ये एक कोशिश किया था इनको बताने के लिए ट्रायड रूल में कि इन्होंने कोशिश किया था कुछ तत्वों को, 3 तत्वों को कोशिश किया था बांटने का। इस वजह से इन्होंने कोशिश किया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। ये देखा गया था, क्या किया गया था कि देखा गया कि इसका और इसका अगर परमाणु भार जोड़ते हैं और उसको भाग दे देते तो इसका निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका और इसका निकाल देते तो जैसे कि देखिए, इसका होता है 7, इसका होता है 39 और 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 46, और 2 से भाग दे दीजिए कितना हो गया 23। तो ये देखिए 23 हो गया, तो इसका ये 23 इसका परमाणु भार निकल गया। तो ये इस तरह से कोशिश है कि 3 तत्व जो है लगभग अपना एक जैसा बिहेवियर रखते हैं और ये दोनों का जो परमाणु भार होता है, इसका एक औसत परमाणु भार होता है। इस तरह से 3 तत्वों का एक समूह बनाया था, 3 तत्वों का एक ग्रुप बनाया था, जिसे त्रिक नियम कहा गया, कई बार पूछा था। ये एक थोड़ा अच्छा प्रयास था, तो सराहनीय प्रयास जो सबसे पहले शुरू हुआ था ये डोबेनियर ने ही किया था। इसके पहले कोई विशेष प्रयास नहीं माना जा सकता है। इसलिए अगर कहें शुरुआत जो है आवर्त सारणी का, तो आपके पास डोबेनियर चॉइस में है। अगर ये ऊपर वाले कोई और दूसरा लेवोजियर ना रहे तो आपका डोबेनियर पहला आंसर होगा कि पहला आवर्त सारणी का सार्थक प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर होगा डोबेनियर, ठीक है। अब डोबेनियर के बाद एक हमारा आता है न्यूलैंड, है ना। तो डोबेनियर के बाद न्यूलैंड ने एक नियम दिया था ऑक्टेव रूल, इसको कहते हैं ऑक्टेव रूल। वो त्रिक रूल दिए थे, इसको कहते हैं ऑक्टेव रूल, अष्टक नियम, 8 का नियम देता है ना ऑक्टेव, यहाँ अष्टक। ये क्या था, इनको कहना था कि 7 तत्वों का एक समूह ज्ञात किया था
और ये जो भारत के संगीत जो होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नि सा, उस पर अरेंज किया था। तो ये सा रे गा मा पा धा नि सा, ये देखिए एक 7 तत्व हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये फिर 8 जो है, 8 कौन हो गया, सा, माने फिर रिपीट किया कौन, यही वाला रिपीट किया। तो इनका कहना था कि 7 के बाद 8वां तत्व वही रिपीट करता है। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं, जैसे लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, के बाद आता है बोरॉन, के बाद आता है कार्बन, के बाद आता है नाइट्रोजन, के बाद आता है ऑक्सीजन, के बाद आता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के बाद उस समय नियॉन खोज नहीं हुआ था। इसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पोटेशियम, है ना, सॉरी सोडियम। तो आनी उस समय इस तरह से इन्होंने खोज किया था कि जैसे देखिए ये इसका गुण यहाँ वाले का गुण मिलेगा, फिर बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, इसका गुण मिलेगा, है ना। इस तरह से आपका यहाँ एल्युमिनियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, इस तरह से यहाँ एल्युमिनियम आएगा, सिलिकॉन। तो इस तरह ने देखा था कि सब रिपीट हो रहा है उसी तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखा था कि यहाँ जैसे फॉस्फोरस आ जाता है, सल्फर आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। तो इस तरह से देखिएगा कि एक नियम बन गया था कि इसी तरह से आपका होता है। तो ये आपको उतना खाली ये याद रखना है कि अष्टक नियम जो है न्यूलैंड ने दिया था, और 7 तत्वों के बाद 8वां तत्व का गुण उसी से पहला तत्व से मिलता था। इसको कहा गया था अष्टक नियम। और अष्टक नियम जो है ये 1865 में दिया गया था। लेकिन इसके बाद जब अक्रिय तत्व खोज हुआ तो ये इसका मतलब नहीं रह गया, क्योंकि फिर इसके बाद एक 8 तत्व आता है जिसका गुण इस 7वां के से नहीं मिलता था, 8वां का तत्व उससे नहीं। और दूसरी बात, जब ये 3 ग्रुप तक तो मिलता है, 3 आवर्त तक, उसके बाद के आवर्तों में 18 तत्व हो जाते हैं, 32 तत्व हो जाते हैं, वो नहीं मिलता है। तो इसलिए ये नहीं चला न्यूलैंड के बाद लोथर मेयर साहब ने, लोथर मेयर 5वां होंगे, लोथर मेयर, ये लोथर मेयर का एक आया था, इन्होंने एक नियम दिया था लोथर मेयर ने, इसको एक ग्राफ दिया था। लोथर मेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और ये भी करीब 1868 में दिया था इन्होंने। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से पीरियोडिक टेबल बना दिया था, जैसे कि मेंडलीफ ने बनाया था। इनका भी वही था कि इन्होंने क्या था, एटॉमिक जो परमाणु का आयतन और परमाणु भार के बीच, परमाणु भार के बीच ग्राफ खींचा। ठीक है, और क्या पाया इसमें, परमाणु या तत्वों का गुण कर लिखिए, तत्वों का गुण परमाणु भार पर निर्भर करता है। इन्होंने ये खोजा था जो कि निर्भर करता है, जो कि यही बात हमारे मेंडलीफ साहब ने किया था। इस विषय में एक बड़ा बाद में ये पता चला कि जो लोथर मेयर साहब थे ये सेम वैसे ही काम किए थे जैसे कि मेंडलीफ ने किया था, लेकिन चूँकि मेंडलीफ साहब ने पहले पब्लिश कर दिया था अपना काम, सेम टाइम में उन्होंने दिया था। ये 1868 है और वो 1869 में दिए थे। उनका 1869 में आया था, लेकिन ये इन्होंने 1870 तक ही अपना जो वर्क था 1870 तक ये पब्लिश नहीं कर पाए, इसको पब्लिश नहीं कर पाया। और पब्लिश नहीं कर पाया इसलिए इसको दुनिया जाना नहीं। और जो मेंडलीफ थे वो 1869 में पब्लिश कर दिए थे सेम काम को, और वो अपना काम किया तो इन्होंने पब्लिश कर दिया था। तो वो पहले उनका आ गया और दुनिया उसको जाना कि मेंडलीफ साहब ने ये पीरियोडिक टेबल दिया है। तो दोनों चीज़ें लगभग दोनों का काम एक ही है, सेम है, एक ही समय में हुआ है, लेकिन अंतर ये है कि अब इन्होंने पब्लिश नहीं कर पाया तो अभी इनका हम लोग नहीं मानते हैं, इनका ये जो दिया। तो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं मेंडलीफ का, इसको जानते हैं कि मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल सबसे सक्सेसफुल दिया था। तो ये इन्होंने इसमें क्या किया था कि कुछ तत्वों को ग्राफ खींचा था, और ग्राफ में इसमें इस तरह से किया था। तो इसमें देखा था कि जो सबसे जो एल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जो होते हैं
ये सब टॉप पर होते हैं, और कुछ जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन वो बॉटम में होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे आपका कॉपर वगैरह सब हो गया, ये सब नीचे रहेंगे, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट नीचे, तो अभी आप इसका हम लोग अध्ययन करते नहीं हैं, लेकिन आपको खाली पूछा जाए तो किसके बीच में ग्राफ खींचा था, तो आयतन, परमाणु का आयतन, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ खींचा गया था। ये आपको खाली जानने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और इसका जो कार्य था एकदम सेम मेंडलीव के समान ही कार्य था, और लगभग ईस्वी भी एक ही समय में दोनों दिया गया था। और ठीक उसके पश्चात हम आते हैं मेंडलीव का, जो कि हम लोग सबसे सफल माना जाता है। सबसे पहले जो सफल है वो है मेंडलीव का आवर्त सारणी। हम लोग करते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। कौन दिया था, तो दिया था डिमेट्री, जिसका नाम है डिमेट्री मेंडलीव। ये व्यक्ति का नाम था, मेंडलीव साहब का पूरा नाम मेंडलीव ने दिया था। देने वाला व्यक्ति है डिमिट्री मेंडलीव, रूस के थे और बहुत ही नाम कमाया इन्होंने इस आवर्त सारणी के देकर के। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इसके कर इनके अनुसार इन्होंने क्या किया, उस समय 63 तत्व थे। कितने थे, 63 तत्व था उसमें इनके ज्ञात थे। तो 63 तत्वों को स्थान दिया था अपने में, और जो कुछ तत्व इनको लगा कि इसके जैसा जगह पर है, तो जो कई तत्व जैसे दिया, और इसके यहाँ पर पता है, यहाँ पर इसी तत्व गुण इसी तरह से मिलना चाहिए, नहीं मिला, तो खाली जगह रखा था। इसको एका जगह का नाम देते, जैसे एका एल्युमिना, एका ब्रोमिना, इस तरह से नाम दे करके, एका शब्द दे करके इन्होंने खाली छोड़ दिया था। तो इसे 63 तत्वों को जगह दे दिया था, और बाकी तत्व जिसके विषय में लग रहा था कि यहाँ के बाद एक तत्व होना चाहिए, उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया था। इसलिए इससे ये फायदा हुआ कि बहुत सा तत्वों का खोज हो गया, ठीक है। और इनके जो सबसे बड़ा बात था कि इन्होंने सजाया सभी तत्वों को कर्म से, किस तरह एकदम कि इसका गुण कैसा है, उसका गुण कैसा है, और गुण के आधार पर देखा कि सभी का गुण इसका एटॉमिक वेट बढ़ने के क्रम में बढ़ता है। तो इनके अनुसार जो आवर्त सारणी की विशेषता थी, इसकी विशेषता थी किसका, हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता देख रहे हैं। इसका विशेषता क्या था, ये तत्वों का रासायनिक गुण, भौतिक भी कह सकते, भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक कह सकते हैं, एवं रासायनिक गुण, इसके परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है, ये एक शब्द कहा गया, आवर्ती फलन, पीरियडिक फंक्शन होता है। ये एक शब्द इनके लिए महत्वपूर्ण था, आवर्ती फलन होता है। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि मतलब एक निश्चित क्रम में जाएगा, उसके बाद फिर वही गुण फिर लौटेगा, आवर्त में एक जाएगा, फिर वो एक बार लौट जाएगा। मैं आवर्त का कर्म क्या होता है, जैसे आपका घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी जाती है, आती है, जाती है, आती है, तो वैसे ही कुछ दूर तक ये सब गुण चेंज होते जाएंगे, लेकिन फिर वही गुण फिर दूसरा वाला जो पहले का जो कुछ तत्व आ जाएंगे, क्योंकि पहले वाले के गुण धारण करेंगे, फिर इसका और फिर ऐसे ही चलेगा, फिर एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। फिर इस तरह से इन्होंने किस पर ये सजाया था, ये सजाया था एटॉमिक वेट पर। ये कैसा सजाया था, एटॉमिक वेट पर। ये इनका था कि ये परमाणु भार पर गुण जो सजाया गया था एटॉमिक वेट पर, और इन्होंने कहा कि जो तत्वों का गुण है वो एटॉमिक वेट पर निर्भर करता है। ये इनका, इसकी और विशेषता क्या थी, तो इनका विशेषता क्या कि इन्होंने इस तत्वों को कितने भागों में बांटा था। देखिए इसमें इन्होंने 8 समूह तथा 7 आवर्त में सजाया। आवर्त सारणी को किस में सजाया था, 8 समूह और 7 आवर्त में। और इसके अलावा इसके ये 8 समूह, ये समूह को ए बी में बांटा था। समूह को ए बी, ए तथा बी में विभाजित किया था। लेकिन ये दोनों ए बी सी अलग, अभी के समय में अलग अलग है, वैसे नहीं था, वो एक ही ए बी में विभाजित था, उसे ए बी में बांटा था, ठीक है। और इसके जो मतलब अध्ययन करने का जो तरीका था, उसमें था कि बीच बीच में खाली जगह छोड़ दिए थे। जैसे जब गुण नहीं मिल रहा था और वो अलग तत्व का उसका गुण मिला तो वहाँ रखा, इसका के लिए कोई उसमें तत्व नहीं थे, मात्र 63 तत्व थे, तो 63 नहीं थे तो उसको खाली जगह छोड़ देते थे, ठीक है। ये इनकी इससे बड़ा फायदा हुआ था। फायदा क्या हुआ था कि हम लोग नए तत्वों को खोज करने के लिए कोशिश किया गया। बीच बीच में
बीच बीच में अज्ञात तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दिया था, खाली जगह छोड़ दिया गया था, छोड़ दिया गया था, वो छोड़ दिया खाली जगह। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे कि इस तरह खाली जगह तो एक एका बोरोन नाम दिया था उसका, एका बोरोन। बाद में इसको एस्केंडियम खोजा गया था, एस्केंडियम, एका बोरोन को खोजा गया एस्केंडियम के रूप में। इसी तरह से एका एल्यूमिना बोला, एका एल्यूमिना तो गैलियम कहा गया था, गैलियम कहा गया था। ठीक है, इस तरह से एका सिलिकन एक और खोजा गया था, एका सिलिकन, और इसमें था ये जर्मेनियम खोजा गया बाद में। तो इस तरह से खोज भी हुई, इसके चलते खोज भी हुई। तो एक बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया था। कुछ तत्व जो नहीं थे उसके समय इन्होंने कह दिया था, भविष्यवाणी किया था कि ऐसा कोई तत्व होगा जिसका गुण इसके साथ मिलेगा, इसके साथ। तो इस तरह से कुछ नए तत्वों का भविष्यवाणी कर दिया था इन्होंने उस समय। ठीक है, एक बार हम आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पर। आवर्त सारणी, या इसको खोज किया था कौन? मोसले ने। इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त सारणी, दीर्घ आवर्त सारणी भी कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर किसमें। ठीक है, यह देखा गया कि जितने भी रासायनिक तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर अभिक्रिया करता है, और जो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके गुण निर्धारित करता है। और साथ में परमाणु संख्या जो है वो परमाणु संख्या से ही तत्व का गुण पता चलता है। अर्थात ये समझें कि आधुनिक आवर्त सारणी तब बना जब हमें ज्ञात हो गया था कि पीरियड जो भी रासायनिक तत्व होते हैं उसका गुण उसके परमाणु भार पर नहीं बल्कि उसके परमाणु संख्या पर या उसके अंदर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये फिर से सजाया गया इसमें, और इसमें जो कुछ दोष थे जो आवर्त सारणी में मेंडलीफ में, उसको दूर कर दिया गया। मेंडलीफ आवर्त सारणी में क्या दोष था? जैसे उसमें समस्थानिक का स्थान सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि समस्थानिक का जगह जो है, जब आप परमाणु भार को मानेंगे तो सबका परमाणु भार अलग अलग होता है समस्थानिकों का, तो उसका जगह अलग अलग दीजिए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था। ठीक है, हाइड्रोजन का जगह नहीं दिया था। उसके बाद कुछ परमाणु भार के आधार पर कई तत्व अलग अलग हो जाते थे, लेकिन उन्होंने उन परमाणु भार को नहीं मान करके गुण को मान करके गुण के आधार पर सेट किया था, तो वहाँ वो कोई जवाब नहीं दे पाते थे। तो वो सब इसमें दोष दूर हो गए थे आधुनिक आवर्त सारणी में। और ये मोसले साहब ने दीर्घ आवर्त सारणी बनाया था। दीर्घ आवर्त सारणी की विशेषता पहला यही थी, सबसे बड़ा ये, तत्वों का गुण का भौतिक अथवा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है, आवर्ती फलन होता है। ये बड़ी बात है कि आवर्ती फलन तो वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पर जो मेंडलीफ साहब में यहाँ पर चेंज केवल इतना ही है कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक बोलेंगे, वहाँ पर परमाणु भार बोलते थे। परमाणु क्रमांक जो है सबसे सटीक चीज़ है। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर मतलब उसमें जो प्रोटॉन या अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही रहेगा। तो ये सही है, और इसके आधार पर हम लोग सारा देखते हैं। तो इसमें सारे दोष दूर हो गए थे जो भी मेंडलीफ का था। सो चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता क्या है? तो सबसे पहला जो है, आपको जो जानकारी वाली बातें जानना है कि इसमें 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। 7 आवर्त हैं। ठीक है, 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। वर्ग क्या है? जो खड़ा खड़ा है इसको कहते हैं, देखिए आते हैं वो 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है। इसके यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। माने इसका आधार क्या है? परमाणु
क्रमांक है। अगर मेनली के विषय में पूछा जाए तो वहाँ कहेंगे परमाणु भार आधार है, और इसका आधार क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, इसमें 4 ब्लॉक में बांटा ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक SPDF 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को मूल सारणी से अलग स्थान दिया गया है, मूल सारणी से अलग स्थान दिया गया है, ठीक है, ये अलग स्थान दे दिया गया है इसको मूल सारणी से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये जैसे 2 है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, जो देखते हैं कि एक आवर्त सारणी के अलग से 2 ठोट बनाया गया है, उसी को ऊपर वाले को लेंथेनाइड्स कहते हैं और नीचे वाले को एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ये किस रूप में काम करता है, किस रूप में हमको पढ़ने में आसानी बनाता है। तो देखिए ये आवर्त सारणी आप देख रहे होंगे, हमने पूरा नहीं भरा है, बहुत समय लग जाएगा, और ये केवल आपको हम एक सांकेतिक बनाए हुए हैं जो कुछ तत्वों को ही डाले हैं, लेकिन इसमें देखने से आपको पूरा आवर्त सारणी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये आधुनिक आवर्त सारणी है। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, या इसी को कहते हैं मौलिक आवर्त सारणी, या इसी को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या दीर्घ आवर्त सारणी। इसमें देखिए आपके पास ये फल खड़ा वाला देखिए, ये 7 हैं, इसको का आवर्त कहते हैं। ये क्या है, ये आवर्त हैं। तो ऐसे जो पढ़े थे, ऐसे जो जाते हैं, इसका नाम है आवर्त, ऐसे जो है इसका नाम है आवर्त। और कैट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं। इसके कुछ तत्व 6ठा और 7वां को यहाँ से निकाल करके एक अलग स्थान दिया गया है, ये भी 6ठा लिखे हुए हैं। देखिए ये 6 और ये 7, यहाँ भी 6 और 7 के हैं। ये 6ठा और 7वां की आवर्त हैं। लेंथेनम और एक्टिनियम के आगे, इसको लेंथेनम के आगे जो है उसको कहते हैं लेंथेनाइड, और एक्टिनियम के आगे नाम है उसका नाम है एक्टिनाइड। आपको याद रखना है केवल लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग स्थान दिया गया है, जो कि 6ठा और 7वां आवर्त के ही तत्व होते हैं, ये अलग कोई अलग से तत्व नहीं है। तो इस तरह से इसका नाम दिया गया है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, अब यहाँ पर देखिए कहीं लिखा हुआ एस ब्लॉक है, क्या है, एस ब्लॉक, और ये है एफ ब्लॉक। इधर देखिए पी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक जो होता है और एस ब्लॉक होता है ये, और इसके और ये है डी ब्लॉक। ये इस तरह से 4 ब्लॉक में बांटा गया इसको, एस पी बी एस पी डी आर एफ, ये नाम है इसके उपकक्षा के। तो पहले 4 ब्लॉक में बांट दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये कैसे बांटे हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में जिस उपकक्षा में प्रवेश करता है उसके आधार पर ब्लॉक का नाम दिया गया है। इस तरह से 4 ब्लॉक होता है। आवर्त संख्या परमाणु में उपस्थित कुल कक्षा की संख्या को बताता है। जिस परमाणु में जितनी कक्षा होती है वही उसकी आवर्त होती है। जैसे हाइड्रोजन में कक्षा 1 है तो 1 आवर्त है, लिथियम में कुल 2 कक्षा हैं तो 2 आवर्त हैं, सोडियम में 3 कक्षा हैं तो 3 आवर्त हैं। इस तरह से 4 कक्षा होगी, पहला कक्षा के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन कक्षा तक होगी इसमें। तो जितने कक्षा उतने आवर्त। 5वां में 5 कक्षा होगी, 6ठा में 6 कक्षा होगी, 7वां वाला में 7 कक्षा होगी। तो जितने कक्षा, जितने सेल, जितने ऑर्बिट, उतने इसके आवर्त की संख्या, वही आवर्त की संख्या हो जाएगी। अब हम चलते हैं आवर्त की संख्या समझ गए। तो इस तरह से कितने आवर्त हैं, टोटल 7 आवर्त हैं। आवर्त में क्या होता है, गुण बदलता है। आवर्त में जाएंगे इधर से बाएं से बढ़ते जाइए दाहिने तरफ तो गुण बदलता है, इसका गुण चेंज होता जाएगा, क्रमिक ऑर्डर पर गुण चेंज होगा, क्योंकि परमाणु संख्या बदलते जाता है। जैसे देखिएगा इसका परमाणु संख्या कितना है, 1, देखिए इसका परमाणु संख्या कितना है, 1, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमाणु संख्या 2 है, इसका परमाणु संख्या कितना है, यहाँ पर परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या कितना है, 3 है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8,
9, 10। जब परमाणु संख्या चेंज होते जाएगा तो गुण भी बदलते जाएगा। जानते हैं क्योंकि गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। तो इसलिए इसमें चेंज होता है। अच्छा, परमाणु संख्या, और इसमें एक चीज़ है, दूसरी बात है कि आवर्त में कक्षा संख्या बदलती जाती है, तत्वों का क्रम बदलता जाता है, लेकिन एक समूह पर आते हैं, समूह में गुण बदलेगा लेकिन बहुत इस हिसाब से नहीं बदलेगा, उसमें लगभग गुण करीब करीब मिलता है। इसीलिए वर्ग जो होते हैं, वर्ग में एक तरह के तत्वों को रखा गया है, और ये जो गुण होता है मेनली संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। परमाणु क्रमांक पर कम, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो चूंकि एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन सबका एक ही रहता है, इसलिए गुण नहीं बदलते हैं, और इसमें परमाणु क्रमांक बदलने के साथ साथ में संयोजी इलेक्ट्रॉन बदल जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बदलने के चलते आवर्त में गुण बदलता है। अगर आपको पूछा जाए कि आवर्त में गुण क्यों बदलते हैं और परमाणु, जबकि वर्ग में गुण क्यों नहीं बदलते, तो वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है, इसलिए गुण नहीं बदलते हैं, और आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती जाती है, इसलिए गुण बदल जाते हैं। बस यही जवाब होगा। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही उसका गुण निर्भर करता है, उसकी रिएक्टिविटी निर्भर करती है, तो उसके रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करती है, तो ये सबसे सटीक जवाब होगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। आवर्त को आप समझ के वर्ग को समझते हैं। वर्ग कहते हैं खड़े वाला जगह, ऐसा जो रहेगा इस तरह से जो है इसका नाम है वर्ग, जो खड़ा है उसका नाम है वर्ग, इस तरह से जो है। तो इसमें देखिएगा कि कितना वर्ग है, तो गिनिए, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर हीलियम कर देते हैं, 18, इस तरह से 18 वर्ग हो गए। ठीक है, 18 वर्ग हो गए। तो आप देखिएगा, मतलब ऊपर में लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आपका वर्ग हो जाता है 18। टोटल वर्ग की संख्या कितना हो गई, तो वर्ग हो गया 18 वर्ग हो गए। आवर्त हो गए 7, आवर्त हो गए 7। इसको हम लोग पहला को यहाँ पर फर्स्ट ये कहा गया है, दूसरा को सेकेंड ये कहा गया है, और 13 नंबर को थर्ड ये कहा गया है, थर्ड ए, 14 को फोर्थ ये कहा जाता था, पुराना सिस्टम है ये। 5 ये कहा जाता है, इसको 6 ये कहा जाता है। ठीक है, ये सब, और इसको 7 ये कहा जाता है, और इसको 0 कहा जाता है, 0 वर्ग। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शून्य वर्ग इसको कहा गया है, शून्य वर्ग। तो इस तरह से पुराना सिस्टम था। और इधर जो है, इधर भी बांटेंगे हम लोग, तो इसमें इसको यहाँ पर कहा गया थर्ड बी, 4B, इसको कहा गया 5B, इसको कहा गया 6B, छठा को, सातवां को कहा गया 7B, आठवां को ये 8 ही कहा गया, ध्यान रखिएगा। आठवां को 7B, 8वां 9वां 10वां को इसको कहा गया खाली 8, इसको क्या कहा गया 8, इसको ये 8 9 10 का खाली नाम देखा गया है 8, और कुछ नहीं, ये बी में नहीं बांटा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ये बी में नहीं बांटा गया। यहाँ पर 3 तक, ये 8 9 10 को, 11 को इसको कहा गया फर्स्ट बी, और 12 को कहा गया सेकंड बी। ये पुराना सिस्टम था। ठीक है, ऐसा भी बांटा जाता था। तो ये ए बी, आप इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपका टोटल कितना हो गया। इधर फर्स्ट ये से 7, पहला से 7वां को ए बी में बांटा गया, पहला से 7वां को 7वां बी और 7वां ये भी मिल जाएगा, है ना। तो पहला से 7 को ए बी में बांटा गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा मिटाते हैं आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए, तब आपको समझा पाएंगे। तो वर्ग में देखिए, वर्ग कितने हो गए, वर्ग हैं 18। इसमें फर्स्ट से 7 ए एवं बी में है, तो हो गए 7 दूना 14, इधर हो गया टोटल 14। 8वां को ये बी में नहीं बांटा गया है, 8वां को खाली रखा गया। इसमें कितने घर हैं, इसमें 3 खंड हैं। इसमें कितने हैं, 3 खंड हैं। इसमें 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। आप देखिए लीजिएगा, यहाँ 8वां में 3 भाग, 1 2 3, 1 2 3, इसको 8 कहा गया। 8वां में 3 भाग हैं, और ये बी में नहीं बांटा गया, इसको 3 होते हैं। और एक लास्ट में जो अक्रिय तत्व है शून्य वर्ग है।
शून्य वर्ग को भी ए बी में नहीं बांटा गया, ये कै ठो है, ये एक है। इस तरह से 14 3 17 1 18, देखिए 18 होता है। और नहीं तो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 18 गिना जाता है। तो आज के समय में आपको 18 सीधा गिना जाता है, लेकिन आपको फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड ये कभी कभी क्वेश्चन करना आता है। जैसे एल्युमिनियम में कभी आपको चॉइस होता है किस में है, तो 13 नहीं दिया रहेगा, थर्ड ये दिया रहेगा। तो आपको ये जानना है कि 13 को थर्ड ये कहते हैं, 14 को फोर ये कहते हैं, 15 को, और इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पहला दूसरा का। अब चलते हैं कि कुछ तत्वों का क्या क्या, कुछ वर्गों का क्या क्या नाम है। तो देखिए ये फर्स्ट ये को कहते हैं हम लोग, इसका जो है इसका ध्यान रखेगा कि ये इसको सबसे तेज अभिक्रियाशील यही होता है, उससे कम अभिक्रियाशील ये होता है, उधर से कम होता है। तो ये धातु होते हैं, आपका बाएं तरफ धातु है, दाहिने तरफ अधातु है। बाएं तरफ क्या है, धातु है, और दाहिने तरफ अधातु है। और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है ये अक्रिय गैस हैं, ये सभी अक्रिय गैस हैं, ये अक्रिय गैस हैं। तो अंतिम जो तत्व होते हैं सभी का वो अक्रिय गैस होता है। तो ये एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसी भी आवर्त का पहला तत्व क्या होता है। तो पहला तत्व जो होता है ये इसको कहा जाता है क्षारीय धातु, इसको कहते हैं क्षारीय धातु या अल्कली। क्षारीय धातु या अंग्रेजी शब्द रहेगा तो अल्कली रहेगा, अल्कली। तो ये पहला तत्व सभी का अल्कली होता है। कोई भी, जैसे पहला आवर्त है, ये अपवाद हीलियम है, देखिए ये अपवाद है, ये अपवाद है। अपवाद में कौन है, हाइड्रोजन, ये अधातु है, हाइड्रोजन एक अधातु है। पहला छोड़ करके देखिए बाकी सब है, लिथियम अल्कली धातु है, सोडियम अल्कली धातु है, पोटेशियम अल्कली धातु है, रुबिडियम अल्कली धातु है, सीजियम अल्कली धातु है, फ्रांसियम अल्कली, ये तो इस तरह से ये चलते जाएगा, ठीक है। और अंतिम तत्व सबका अक्रिय तत्व होगा, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन गैस। तो कोई भी आवर्त का प्रथम तत्व एक धातु से शुरू होता है, वह अल्कली धातु है, और ख़त्म होता है अक्रिय तत्व से ख़त्म होता है जो शून्य वर्ग होता है, या उसको 18वां वर्ग कह सकते हैं। कुल वर्ग 18 होते हैं। और इस तरह से ब्लॉक कितने बांटे गए हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब ये डी ब्लॉक के तत्व को इसको कहा गया है संक्रमण तत्व, इसको कहा गया डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं उसको कहा गया है संक्रमण तत्व। इसमें संक्रमण तत्व में आप जो फुलफिल्ड होते हैं उसको हटा दिया जाता है। जैसे जस्ता फुलफिल्ड है तो इसको कभी कभी नहीं माना जाता है, तो जस्ता हो गया। आप जैसे जो भी फुलफिल्ड होते हैं उसको नहीं माना जाता है। और इस तरह से आपका जस्ता, कैडमियम और Hg यहाँ पर आता है। जस्ता के नीचे आता है जस्ता, Cd और Hg पारा, इसको नहीं माना जाता है, बाकी सबको माना जाता है। तो आपको उतना अगर ध्यान में है तो ये समझेंगे कि 12 वाले के जो वर्ग तत्व रहेंगे उसको संक्रमण तत्व नहीं माना गया, क्योंकि इसके डी उपकक्षा पूरा भरा होता है। जिसमें डी उपकक्षा खाली रहे उसी को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसके खाली 12 लास्ट वाले के सेकेंड बी को छोड़ करके बाकी सबका खाली रहता है, इसलिए बाकी सभी संक्रमण तत्व हैं। किसका, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इसको अंतः संक्रमण तत्व, इसको भी संक्रमण कहेंगे लेकिन इसका नाम होगा अंतः संक्रमण तत्व, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको खाली कहेंगे संक्रमण तत्व और इसको कहेंगे अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। अब ये जो अगर पूछा जाए इसका वर्ग कौन है, तो इसका वर्ग जो है सब इसका ये यहाँ से निकाला गया थर्ड बी से, तो इसका सबका वर्ग जो होगा सो थर्ड बी का वर्ग है। इस सभी का लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का वर्ग कौन है, थर्ड बी या 3 या थर्ड बी या तीसरा। ये देखिएगा जो क्या होता है यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो इसका क्या होता है कि जो लेंथेनम होता है, लेंथेनम, और ये छठा आवर्त में लेंथेनम होता है और एक 7वां आवर्त में एक्टिनाइड्स होता है। इसके बाद के तत्व को कहा गया है लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। ये यहाँ 58 से शुरू होगा और 71 तक जाएगा, और ये 90 से शुरू होगा और 103 तक जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये खास करके इस तरह से मैंने ये जो तत्व हैं, मैंने 14 तत्व इसमें 14 हो जाएंगे और इसमें 14, उन्होंने टोटल कितने हो जाएंगे 28 तत्व। 28 तत्व जो होते हैं टोटल, ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए बराबर 28 तत्व हो गए। तो 28 तत्व को कहा गया है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। एक सभी यहाँ पर एक ही ये थर्ड का ही तत्व है, ये थर्ड वर्ग का ही तत्व है। अब थर्ड वर्ग में 14 तत्व यहाँ नहीं दिखाया जा सकता था, इसीलिए ये इसको एक अलग जगह दे दिया गया। थर्ड ये तीसरा वर्ग का ही तत्व है, तीसरा वर्ग का ही तत्व है सभी,
ये तभी सभी। लेकिन तीसरा वर्ग में हम लोग एक ही तत्व यहाँ लिखते हैं लैंथेनाइड्स को, यहाँ लिखते हैं एक्टिनाइड्स को, और बाकी सबको अलग लिख देते हैं, क्योंकि एक घर में दिखाना और एक घर में सबको दिखा नहीं सकते थे, इसलिए अलग से जगह दिया गया है, बस यही बात है। ठीक है, आवर्त में बात करते हैं। तो पहला आवर्त जो होता है ये सबसे छोटा आवर्त है, इसमें 2 तत्व, और इसको कहते हैं लघु आवर्त। ठीक है, लघु। और दूसरा जो है, पहला सबसे छोटा हो गया, छोटा का लघु नहीं कह सकते, इसको अति लघु कहा जाता है। अति मतलब सबसे छोटा है, इसलिए अति शब्द का दिया गया। और दूसरा और तीसरा में देखिए, दूसरा और तीसरा में कितने हैं, तो 8 तत्व होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व होते हैं। दूसरा और तीसरा है ना, सेकेंड और थर्ड आवर्त की बात कर रहे हैं, पहला फर्स्ट। तो ये सेकेंड थर्ड आवर्त में 8 तत्व हैं। कितने हैं, 8 तत्व, मैंने 8 दूना 16 हो जाएगा, लेकिन हम एक के लिए लिख रहे हैं। एक का सेकेंड में 8, थर्ड में 8, और ये इसको कहा जाता है लघु आवर्त। इसको कहा जाता है लघु आवर्त, ध्यान रखिएगा, इसको लघु आवर्त कहते हैं। सेकेंड और थर्ड को। फोर्थ और फिफ्थ जो आएंगे, फोर्थ और फिफ्थ आवर्त जो होते हैं, उसमें होते हैं 32 तत्व, 32 तत्व रहेंगे, और इसको कहा जाता है दीर्घ आवर्त। इसको कहा जाता है दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। और सिक्स्थ और सेवन्थ जो रहता है, इसमें 18 तो अपना रहेगा, इसका जैसे और 14 उसका बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। 18 तत्व रहते हैं, 18 तो इसका रहेंगे, 18 तत्व होते हैं। चौथा और पाँचवा में 18 तत्व रहेंगे। दूसरा पहला में 2, दूसरा में दूसरा और तीसरा में 8, और चौथा और पाँचवा में 18, और छठा और सातवां में 18 और 14 लेंथेनाइड्स वाला इसी में था। तो 32 तत्व रहते हैं इसमें, 32 तत्व रहेंगे। इसको कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। इस प्रकार से आप देखिए, आपके सारे तत्व आप गिन सकते हैं। आप देखिए, इस पहला में कितना हो गया 2, दूसरा में कितना हो गया 8 और 8 16, 8 जोड़ 8, इसमें कितना हो गया 18 जोड़ 18, इसमें कितने हो गए 32 जोड़ 32। अब आप देखेंगे 2 2 4 8 12 8 20 8 28 और 8 28 और 8 36 और 2 38 के 8, हाथ में 3 3 3 6 3 9 1 10 1 11, 118 तत्व। तो टोटल तत्व कितने हो गए, 118 तत्व होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से, और इसको आवर्त को बांटा गया है। पहला को छोटा कहते हैं, सबसे छोटा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा आवर्त कौन होगा, तो पहला, और सबसे बड़ा आवर्त होगा तो छठा, और सातवां में अभी कुछ कमी है, अभी सारा खोज नहीं हुआ है, इसलिए अगर सबसे बड़ा अगर छठा और सातवां में चुनना पड़े तो आप बोलेंगे छठा। ठीक है, छठा और सातवां दोनों हैं, लेकिन सातवां का अभी कुछ घर खाली है, इसलिए अभी हम लोग कहेंगे सबसे लंबा आवर्त तो छठा। ओके, वर्ग की बात करते हैं, थोड़ा वर्ग समझ लें। तो वर्ग जो होता है, वर्ग में क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान, सभी वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन सबका समान रहेगा। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जबकि अभी हम लोग देख रहे थे कि आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉन बदलता है, जबकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बदलता है। ये एक वर्ग, एक परिवार के तत्व कहे जाते हैं, एक परिवार कहा जाता है, एक परिवार कहा जाता है इसको। वर्ग को क्या कहा जाता है, एक परिवार। जैसे पहला है तो एक परिवार कहेंगे, दूसरा। ठीक है, इसके गुण करीब करीब सेम लगेंगे, गुण लगभग समान। जैसे देखिए, इसमें सभी अक्रिय गैस है तो सभी के अक्रिय गैस है। इसमें सातवां ये के सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हाइड्रोजन तत्व हैं तो एक जैसे हैं, तो इस तरह से होते हैं। तो ये एक गुण रखते हैं। जैसे ये सब कहे क्षारीय धातु है तो सभी क्षारीय धातु हैं, इस तरह से होते हैं। फर्स्ट ये जो है, फर्स्ट ये वर्ग जो है, इसको कहते हैं क्षारीय धातु, कुछ नाम दे दिया गया है। और सेकेंड ए वर्ग को, ये सेकेंड ए वर्ग वाला में कहा गया है बेरिलियम मैग्नीशियम को, सेकेंड ए वर्ग का नाम रखेगा। अच्छा, क्षारीय कौन हो जाएगा, तो इसमें याद रखेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब हो गए क्षारीय धातु। ठीक है, इसको क्षारीय धातु कहेंगे। सेकेंड ए वर्ग में इसका कहा जाता है भू क्षारीय धातु, भू क्षारीय या क्षारीय मृदा, या इसको क्षारीय मृदा धातु कहेंगे, क्षारीय मृदा, या इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, अल्कलाइन
अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। ये कई नाम से, अंग्रेजी नाम अलग है, हिंदी नाम अलग है। तो इसको भूक्षारीय धातु कहा जाता है, थोड़ा कम से होता है। इसमें ज़मीन में ये सब चीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब यहाँ तक आते हैं। इस तरफ आपको मेनली ज़्यादातर 3 आपको ज़्यादा काम के आएंगे। इसमें भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ज़्यादा काम के आएंगे। 3 को ज़्यादा याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 3 को ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। 7A को, 7A जो है, 7A वर्ग, इसको कहा जाता है हैलोजन तत्व। हैलोजन, 7A वर्ग तत्व को हैलोजन कहता है। जिसमें कौन आ जाएगा, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसके बाद 7A के बाद आपका आ जाता है जैसे 0 शून्य तत्व, शून्य वर्ग जो है 18। इस 7A का मतलब कौन था, 17वां है। और शून्य है कौन है, जो 18वां है, उसको 18वां लास्ट वाला। तो ये 7A के बाद शून्य, इसको कहते हैं अक्रिय तत्व। इसके वर्ग के तत्व को कहा जाता है अक्रिय तत्व। 7A के कहा जाता है हैलोजन तत्व। फर्स्ट बी में आते हैं जैसे कॉपर, Ag, Au, ये आते हैं। इसको उत्कृष्ट धातु कहते हैं, उत्कृष्ट धातु। ये रिएक्शन नहीं करता है, ये सब धातु ज़्यादा, इसलिए इसको उत्कृष्ट धातु कहा गया है, ठीक है। इसको सिक्का धातु भी कहा जाता है, इसको सिक्का धातु भी कहते हैं, सिक्का धातु भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड बी भी होता है। सेकेंड बी वर्ग में आते हैं, कौन कौन आते हैं सेकेंड बी में, Zn, Cd, Hg, इसको जस्ता, कैडमियम, Hg, इसको उड़नशील धातु कहा जाता है, उड़नशील धातु भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ नाम है, और ये कभी कभी आपको घुमा करके पूछा जाता है। बाकी जो हो गया लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का है, तो आपको अलग से 6ठा और 7वां आवर्त में है। वो कौन वर्ग के हैं, तो 3rd वर्ग के हैं, 3rd वर्ग में रहते हैं, ये भी आपको जानना है, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लॉक पर। ब्लॉक जो है, आप आवर्त समझ गए थे, आवर्त कहते हैं पड़ी लाइन को, वर्ग कहते हैं खड़ी लाइन को। और वो आवर्त जो है, ब्लॉक जो है, वो लाइन नहीं है, बल्कि ये ब्लॉक 4 हैं, एस ब्लॉक। और इसमें है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम तत्व परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए, तत्व के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन जब एस उपकक्षा में प्रवेश करती हो, एस उपकक्षा में जाती है। देखिए, एस ब्लॉक तब का तत्व के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाता है, एस में। एस में जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा, एस ब्लॉक। इसमें कौन कौन आते हैं, अब इसी तरह से देखिए, पी ब्लॉक में सेम बात होगा, पी ब्लॉक रहेगा तो यही बात होगी कि तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी उपकक्षा में, पी उपकक्षा में जाएगा तो हो जाएगा पी ब्लॉक। डी ब्लॉक कब हो जाएगा, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए, डी उपकक्षा में, ठीक है। और एफ ब्लॉक सेम है, इसमें जाएगा एफ उपकक्षा में, एफ में। और इसमें कौन है, इसमें आता है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। इसमें आता है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, 2 ही आते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये 2 आते हैं। इसी को कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो आपको इसको अलग से जगह दिया गया है, 3 को तो एक साथ रखा गया है, 3 को एक साथ रखा गया है, और इसको अलग कर दिया गया है, इसको अलग कर दिया गया है, ठीक है। आवर्सार में भी हम दिखाए थे, इसको अलग कर दिया गया है। अब एस ब्लॉक में जितना, अब इसमें क्या है, एस ब्लॉक मतलब एस में गया इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, डी ब्लॉक में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी जाता है। देखिए, एस ब्लॉक में है आपका 2 वर्ग, कौन, फर्स्ट ये और सेकेंड ये, बस 2 ही है, 2 ही वर्ग। जैसे शुरू वाला हाइड्रोजन वाला, और इधर था कौन, उसके बाद बेरिलियम वाला, मतलब फर्स्ट जो शुरू में रखे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यानी पहला दूसरा, फर्स्ट मतलब पहला घर और दूसरा घर, इसी में इसको कहते हैं एस ब्लॉक। और पी ब्लॉक कहाँ से है, तो ये 13 से आएगा, तो मैंने कहाँ से, 13 से, जिसको 3rd ये का से 13 को हम लोग 3rd ये भी बोलते थे। और उसे 13 से कहाँ तक आएगा आपका, 7 ये तक, यानी 13 से आपका जो है 17 तक आएगा, या इसको जिस 17 को हम लोग क्या कहते हैं, 7A एवं 0 आ जाएगा। 17 क्या, इसको हम 18 कह सकते हैं,
18 तक कहिए, 18 तक सीधा कहिए, यानी शून्य वर्ग तक, शून्य वर्ग तक। तो लास्ट वाला जो मतलब बीच वाला जो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हम बनाए थे, इस तरह से बनाए थे। तो ये शुरू वाला 2 घर था, इसको है एस ब्लॉक, इधर और लास्ट है सब पी है, और बीच में जो बचता है सब डी है। तो डी में आ जाएगा आपका, समझ लीजिए कहाँ से, ये पहला दूसरा तीसरा से लेकर के 12 तक, माने 3 थर्ड वर्ग से, तीसरा वर्ग से 12 वर्ग तक, वर्ग के रूप में हम बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक में फर्स्ट ये वर्ग से सेकंड ये वर्ग, यानी पहला दूसरा इसको कह सकते हैं 1 नंबर और 2 नंबर वर्ग। पी ब्लॉक में थर्ड ये से 18 वर्ग है ना, वर्ग जो है सो 13 से 18 वर्ग रहेंगे, ठीक है। और डी ब्लॉक में कौन रहेंगे, 3 वर्ग से 12 वर्ग तक, 3 वर्ग से 12 वर्ग तक, और बाकी जो है नीचे एफ ब्लॉक का अलग है ये। तो इस तरह से आपका ब्लॉक में भी बांटा गया है। और सबसे ध्यान रखना है कि ये पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, नोट करके लिखिएगा पी ब्लॉक। इसमें एस ब्लॉक में केवल एक अपवाद में कौन है, अपवाद में एक हाइड्रोजन छोड़ के बाकी से केवल धातु होते हैं। इसमें केवल क्या होते हैं, धातु, केवल धातु रहेंगे इस ब्लॉक में। अपवाद कौन है, एक अपवाद हाइड्रोजन छोड़ दिया जाए तब, हाइड्रोजन अपवाद है जो क्या धातु है। पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैस इसी में रहते हैं। अक्रिय गैस सभी प्रकार का चीज़ किस में मिलेगा आपको, पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन धातु। डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसमें अधातु भी कुछ आ जाते हैं कहीं के, लेकिन मेरे लिए सब धातु ही हैं। लेकिन ये कुछ गुण रख लेते हैं किसका, अधातुओं का, इसलिए, और कुछ गुण धातुओं का, इसलिए कहा जाता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व का मतलब हो गया कि कुछ दोनों तरह का मिश्रित गुण रखता है कुछ कुछ में, इसलिए इसको कहा गया है संक्रमण तत्व, ठीक है। और हम लोग देखा जाए तो एफ ब्लॉक जो है ये धातु ही है, लेकिन ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स अलग तरह का तत्व है, जो कि सभी लगभग इधर रेडियो सक्रिय तत्व रहते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या है, रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है, एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो हम लोग ब्लॉक को देख लिए। हम लोग सीखते हैं आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना, स्थान ज्ञात करना, ये हम लोग जान लें। आवर्त सारणी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आवर्त सारणी में ज्ञात करने के लिए आप पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे, और उसके बाद आप जानेंगे कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले समझ लीजिए, पहला आप आवर्त कैसे ज्ञात करेंगे। तो आवर्त ज्ञात करने के लिए अभी हम बताए थे क्या करना है, कुल कक्षा की संख्या, कुल कक्षा की संख्या, बस जितना कक्षा है वही उसकी है। अच्छा, आवर्त के बाद आप एक ब्लॉक जान लीजिए, ब्लॉक, ब्लॉक कैसे जानेंगे। तो ब्लॉक जानने के लिए आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकक्षा, अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकक्षा क्या है वही ब्लॉक हो जाएगा। जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकक्षा अगर एस है तो एस ब्लॉक, पी है तो पी ब्लॉक, ठीक है। तीसरा, यदि आपका वर्ग जानना है, अब इसको वर्ग के जानने के लिए नियम है पहला, यदि एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का है, तो क्या करेंगे, आपको सिंपल ही है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही उसके वर्ग होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एस ब्लॉक के लिए वर्ग बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर एस ब्लॉक का तत्व है तो वर्ग निकालना तो पहले संयोजी। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है तो एस ब्लॉक में है, आपका लिथियम है एस ब्लॉक में है, इस सबको खाली संयोजी इलेक्ट्रॉन का निकाल दीजिए। और चलिए हम और आपको उदाहरण से समझाएंगे। अगर पी ब्लॉक का तत्व है, यहाँ पर ब्लॉक आप पहले निकाल चुके हैं तो आसान हो जाएगा समझने के लिए। पी ब्लॉक का तत्व है तो इसको निकालने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें 10 जोड़ दीजिएगा। तो जैसे आपको पी ब्लॉक के लिए 10 जोड़ना है, देखिए एस ब्लॉक के लिए कुछ नहीं करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखना है। पी ब्लॉक के लिए क्या करना है, 10 में संयोजी जोड़ देना है। और तीसरा डी ब्लॉक है तो इसमें डी
उपकक्षा का भी इलेक्ट्रॉन जोड़ना है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी जोड़ना है। तो इसमें डी उपकक्षा का इलेक्ट्रॉन जोड़ संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा इसका डी ब्लॉक का। अब एफ ब्लॉक आपको पूछा नहीं, अगर एफ ब्लॉक पूछे तो एफ ब्लॉक के लिए कुछ करना नहीं है। एफ ब्लॉक किसका, खाली एफ ब्लॉक का वर्ग पूछे कौन ब्लॉक है, तो ये एफ ब्लॉक जो होता है ये सिंपली थर्ड बी का वर्ग है, मतलब तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग होता है। इसको कुछ नहीं करना है, थर्ड बी, इसको अगर बी में लिखना थर्ड बी कहिएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली एस और पी से क्वेश्चन पूछते हैं, डी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका डी का क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, आपका डी ब्लॉक का भी तत्वों का आपका वर्ग पता चल जाएगा। वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे हम ये बता रहे हैं, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए बहुत इजी फार्मूला बता रहे हैं। अब इसको हम निकाल के देखते हैं। जैसे हमको सोडियम को निकालना है, तो सोडियम के लिए क्या करते हैं हम, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। कितना होता है 11, 1s2 2s2 2p6 प्लस क्या होता है 3s1। आप देखिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया, तो इसका देखिए हमारा लास्ट, अब इसमें टोटल पहले आवर्त देखते हैं। आवर्त कितना हो जाएगा भाई, आवर्त हो गया 1 कक्षा 2 कक्षा और 3 कक्षा, ये 3 कक्षा तक गया है, अंतिम कक्षा है 3 कक्षा, तो आवर्त बराबर 3 तीसरा हो गया। अब ब्लॉक हमको देखना है, ब्लॉक किस में आएगा ये तत्व, तो ब्लॉक आ जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में घुसा, एस में, इसलिए ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है। अब हमको वर्ग ढूंढना है, तो वर्ग के लिए क्या करेंगे, ये एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक के लिए क्या करते हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही उसका वर्ग होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट में जाकर इसको बांटें 2 8 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 1, यही होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वर्ग बराबर हो जाएगा 1 फर्स्ट, ठीक है, बहुत आसान है ना। अब आपको हम एस ब्लॉक का समझा दिए, पी ब्लॉक का उदाहरण से बताते हैं। पी ब्लॉक के लिए देखते हैं, जैसे हम पी ब्लॉक लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है। चलिए इसको बांटिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही आएगा 2 2 4 6 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन बट गया। अब इसका आवर्त देखना हो तो इसका देखिए, अब इसका हम बात करते हैं आवर्त। इसका आवर्त देखना हो तो क्या करेंगे आप आवर्त निकालने के लिए, तो देखिए अंत आप इसको देखिए, दूसरा पहला कक्षा में 2, इसमें 8, इसमें 7। आप इसका देखिए लास्ट कक्षा कौन है, तीसरा, माने अंतिम कक्षा, यानी 3 कक्षा है इसमें, इसलिए आवर्त हो जाएगा तीसरा, इसका भी आवर्त हो जाएगा तीसरा, ठीक है। उसमें भी तो 3 था, लेकिन भले ऐसे तक था, इसमें तो टोटल कक्षा कितना है 3, इसलिए 3 है, तो आवर्त हो जाएगा तीसरा। अब है हम ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक कौन सा है इसका, ब्लॉक देखिए लास्ट में किसमें इलेक्ट्रॉन घुसा है, पी में, तो इसका हो जाएगा पी ब्लॉक, लास्ट में पी में गया है तो पी ब्लॉक हो गया। अगर आपका अब वर्ग देखना है, वर्ग देखने के लिए क्या है फार्मूला, तो वर्ग देखने के लिए फार्मूला यहाँ पर आइए, पी ब्लॉक के लिए क्या है 10 जोड़ संयोजी इलेक्ट्रॉन, 10 जोड़ना है और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन में, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2 और 5 7 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, जो अंतिम कक्षा में तीसरा है, तीसरा के कुल इलेक्ट्रॉन को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 है, और इसमें कितना जोड़ना है, इसमें नियम के अनुसार 10 जोड़ना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वर्ग बराबर 10 जोड़ 7 करेंगे बराबर 17वां वर्ग होगा, 17वां वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये 17वां वर्ग हो जाएगा। 17वां वर्ग को हम लोग क्या कहते थे 7a, जानते हैं लास्ट में 17वां वर्ग को क्या कहते हैं, तो 7a, इसको पुराना के हिसाब से कहेंगे 7a। फिर अगर पुराना, यहाँ पर अगर पुराना ढूंढना हो तो आपको 10 नहीं जोड़िए, यहाँ पर 10 नहीं जोड़िएगा तो पुराना निकल जाएगा, अगर 10 जोड़िएगा तो नया वाला सिस्टम निकल जाएगा। पुराना मॉडल जो है वर्ल्ड मॉडल में 7a 5a 6a करते हैं, तो वो उसमें 10 जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका निकल जाएगा केवल पुराना। अगर 10 जोड़ेंगे तो अभी जो आधुनिक सिस्टम है, जो अभी नई पद्धति है केवल 1 2 3 4 18 तक गिनने का, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर पुराना है तो 10 घटा दीजिए, पुराना पूछेगा ये पी में, तो और ये के लिए देखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ब्लॉक ये होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए ये लिखेंगे, और डी और एफ के लिए क्या लिखेंगे, एंड एफ के लिए बी लिखेंगे, बी उपवर्ग। तो ये ब्लॉक के लिए ध्यान रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट एक नियम बना लीजिएगा, ये चौथा के बाद ये चौथा लिखे ना यहाँ तक, ये 5वां नियम है,
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक रहेगा तो ये उपवर्ग होगा, और डी और एफ ब्लॉक रहेगा, डी और एफ ब्लॉक रहेगा तो बी उपवर्ग रहेगा। ठीक है, तो ये उपवर्ग बांटने का तरीका है। तो आप इस तरह से पी का भी तत्व रहेगा तो आप निकालने सीख देंगे, 10 जोड़ देंगे उसका वर्ग निकल जाएगा 17वां वर्ग, और अगर 10 घटा देंगे तो ये पुराना मॉडल वाला 7 हो जाएगा, और चूँकि पी का है और एस का है तो ये डालेंगे। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक का, आपको हम डी ब्लॉक का उदाहरण करके समझाते हैं। ये डी ब्लॉक में अगर कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे कौन ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं, चलिए हम जस्ता ले लेते हैं। जस्ता ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए हम समझाते हैं। जस्ता का होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना पड़ेगा भाई, नहीं जानेंगे तो नहीं हो पाएगा। 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम क्लास ले चुके हैं आपका, और वो वाला सिस्टम है, आप देख लीजिएगा। आपको प्रिंसिपल हम बताए हुए हैं, आपको का सिद्धांत, तो उसमें आप देख लीजिए, वीडियो दिया हुआ है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। और क्या हो जाएगा उसके बाद 3p6 4s2। अब हम लोग देखें 3d10 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 से पढ़ना था, इसलिए हमको डी तक जाना पड़ता है। ठीक है, आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अगर वीडियो देखे हो तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिएगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये 3d10 तक हो गया हमारा। ये जो लास्ट कक्षा है ये कौन है, चौथा कक्षा है। देखिए लास्ट कक्षा है ये चौथा, इसलिए आवर्त कौन हो जाएगा, यहाँ पर भले भरने के सिस्टम से ये 3 बाद में है, लेकिन कक्षा हमारा लास्ट में है चौथा। आवर्त हो गया चौथा, फोर्थ। और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में घुसा है, डी में। अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला डी भरे ना, इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है, डी में, इसलिए ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा डी, ब्लॉक हो जाएगा डी। अब वर्ग ढूंढते हैं, वर्ग कौन होगा, इसके लिए क्या करते हैं, सिस्टम में आते हैं फार्मूला पर। ये डी ब्लॉक में डी उपकक्षा का इलेक्ट्रॉन जोड़ संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो डी उपकक्षा का इलेक्ट्रॉन देखिए, डी उपकक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, डी उपकक्षा में और कहीं है, डी मतलब लास्ट वाला डी उपकक्षा, तो ये 10 है। तो डी उपकक्षा का इलेक्ट्रॉन वर्ग बराबर 10, ये डी उपकक्षा का इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन ये चौथा लास्ट कक्षा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 2। लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट कक्षा है चौथा, और चौथा में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 जोड़ 2 बराबर हो जाएगा 12वां वर्ग, वर्ग 12वां हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हो जाएगा 12वां। अब 12वां को हम लोग कहते हैं सेकेंड बी, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड, मैंने सेकेंड बी कहेंगे। तो ये होता है, आप ऐसा भी कहते हैं, पुराना मॉडल से सेकेंड बी होता है। तो आपका किसी का भी निकालना हो तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर आप निकाल देखेंगे तो आपको इस आधार पर निकल जाएगा। और बहुत किसी एल्युमिनियम का निकालना हो, क्लोरीन का निकालना हो, फ्लोरीन का निकालना हो, किसी का भी निकालना हो तो बहुत आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप अगर ब्लॉक निकालना जान जाए, आवर्त निकालना जान जाए, उसका वर्ग निकालना जान जाए, उपवर्ग निकालना जान जाए, तो आवर्त सारणी में बहुत आराम से स्थान दे देंगे। ऐसे प्रश्न आपको बहुत पूछता है, तो हम समझते हैं कि आप आवर्त सारणी के विषय में बहुत कुछ सीखें। इसके एक होता है आवर्तिता, जो कि किसी आवर्त में हम जाएंगे या किसी वर्ग में जाएंगे तो तत्वों का गुण किस क्रम से बढ़ेगा या घटेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा डिटेल से अध्ययन की ज़रूरत है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।